मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, सुबह के 10 बजे जेपीएससी मेंस का रिगार्डिंग क्लासेस चल रही है। और आपको पता है कि अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है और उसका ये 3 क्लासेस और बची है। और उसका आज सिलेबस है वर्धन वंश, और जिसमें हर्षवर्धन को लेके फोकस होके आज आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि आज का आपका क्वेश्चन आज का क्या है आपका, उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शासक हर्षवर्धन, प्राचीन भारत का। ठीक है, तो उसके बारे में आज आपको पढ़ना है। उसमें पढ़ना है कि क्यों उसको भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य यानी राजा बोला जा गया, उसका राजनीतिक कारण एक्सपेक्ट क्या है, प्रशासनिक एक्सपेक्ट क्या है, आर्ट एंड कल्चर क्या है, लिटरेचर क्या है, रिलीजन एंड कल्चर। इस तरह से आपका वर्धन वंश का सारा कुछ आपको आज पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे शुरू करते हैं। उसके साथ ही एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ आपकी क्लास को शुरुआत करते हैं। कोटेशन है आपका कि कड़ी मेहनत आज का संघर्ष हो सकता है, पर कल की सफलता का सबसे बड़ा कारण होगा। यानी कि आप अगर जो अभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये आपको संघर्ष है, पर ये जब आप सफल होगे तो उसका सबसे बड़ा कारण अगर आप ढूंढ के देखोगे तो आज का मेहनत है। तो इसलिए आप मेहनत से पीछे नहीं भागेंगे, जी तोड़ मेहनत कीजिए, आपकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। पर झारखंड की स्थिति तो अभी अब जान ही रहे हैं कि अभी हम लोगों को मेहनत के साथ अभी प्रोटेस्ट भी करना पड़ रहा है। इसलिए प्रोटेस्ट में भी जाएं और जो सहयोग हो वो सहयोग करें। ठीक है, मैं भी प्रोटेस्ट में हूँ। ठीक है, पर समय निकाल के आपका वीडियो बना रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही आ जाता हूँ डायरेक्ट। आज थोड़ा समय कम ही दे पाऊँगा। हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम महान शासक क्यों बोला गया? उसके शासनकाल की सांस्कृतिक उपलब्धियों की समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वाई इज हर्षवर्धन कॉल्ड द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया? प्रोवाइड ए क्रिटिकल इवेल्यूशन ऑफ द कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द रीजन। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, मतलब इसका क्वेश्चन को पहले तोड़िए। क्या तोड़ना है, पहले हर्षवर्धन के बारे में लिखना है और बताना है कि वो अंतिम हिंदू शासक क्यों बना। ये एक्सपेक्ट हो गया, बॉडी का बता रहा हूँ। ठीक है, उसके सांस्कृतिक उपलब्धियाँ बताया है, तो उसके सांस्कृतिक उपलब्धियाँ में आप बता दीजिए उसकी जो कल्चर जो भी है, जैसे कला स्थापत्य को भी बता दीजिए, थोड़ा धार्मिक पहलू को भी बता दीजिए। तो सारे पहलू को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं आपका इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन आप अगर सामान्य अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो सीधा लिखिए कि गुप्त काल के समाप्ति के बाद लगभग उत्तर भारत क्षेत्र सूनापन हो गया था। तो उस सूनापन को समाप्त करने के लिए एक वंश का उदय हुआ, जिसको हम लोग वर्धन वंश कहते हैं। वर्धन वंश पुष्यभूति वर्धन ने शुरू किया, पर हर्षवर्धन ने इसको चरमोत्कर्ष यानी कि पिक पॉइंट पर पहुंचाया। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम और स्टैंडर्ड इसमें जो कर सकते हैं वो लिखते हैं। तो हम लिखते हैं गुप्त वंश के ध्वंसात्मक साम्राज्य पतन पर 7वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया में राजनीतिक विखंडन, थोड़ा सा हम इसको स्टैंडर्ड कर दिए, पर जो आपको मैंने बोला आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। राजनीतिक विखंडन, सामंतवाद तथा क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का साक्षी बना। अब उसी सामंतवाद में एक सामंत थे आपका वर्धन वंश। अब
इसी में ये आप लिख दी, इसी में लिखिए ऐसे संक्रमणकालीन, मतलब ट्रांजिस्ट पीरियड जो होता है, संक्रमणकालीन ट्रांजिस्ट पीरियड, संक्रमणकालीन में पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति ने वर्धन वंश की नींव डाली, वर्धन वंश की नींव डाली, जो चला कितना 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक डाल दिए, हो गया। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और लिख दीजिए, और हर्षवर्धन ने यह वंश को चरमोत्कर्ष उत्थान किए, ये लिखिए। अब सेकंड पार्ट को भी, जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था कि 2 पार्ट में लिखना होता है, आप लोग को ज़्यादा सूटेबल होता है। अब लिखिए उत्तर भारत के, अब क्या किया, उत्तर भारत के बड़े भूभाग को पुनः एकीकृत किया, भारतीय संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, धर्म और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक नई ऊंचाई प्रदान की। इसका शुरुआत ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साहित्यकार है V.A. स्मिथ, उन्होंने कहा उत्तर भारत का अंतिम मुगल सम्राट का, तो उसका मेन बॉडी में अब वही लिखेंगे, ठीक है। अब जब आप इतना लिख दोगे तब अब आपका आता है क्या, अब इसके बारे में मेन बॉडी आपको लिखने का कि देखिए ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में आपने लगभग सारे जितने भी पहलू होते हैं उस पहलू को कंक्लूड कर लिया, किया ना। चलिए उसमें डाल दिया कि कैसे गुप्त के ध्वंसात्मक पे ये सामंत जन्म लिया और पुष्यभूति वर्धन ने इसकी स्थापना किया, वहीं हर्षवर्धन ने इसको चरमोत्कर्ष में पहुंचाया। अब ये भूभाग केवल ये राजनीतिक एकीकरण तक सीमित न रहकर सांस्कृतिक, शिक्षा, साहित्य, धर्म और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी एक नई ऊंचाई प्रदान किया। अब है कि अब इसका साम्राज्य विस्तार को एक बार आप दिखा दीजिए। साम्राज्य विस्तार, पहले इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी थी आपकी पुरुषपुर, बाद में ये थानेश्वर कन्नौज पहुँचा। तो आप यहाँ इधर मैप बना लीजिए, ये आपका वर्तमान मैप है, लेकिन इसकी विस्तार कहाँ तक थी, इधर भी विस्तार था, यहाँ से लेके यहाँ से विस्तार था आपका, ठीक है। आप ये दर्ज कर दीजिएगा कि इसने अपना विस्तार राजधानी कहाँ से किया, राजधानी अपना शिफ्ट किया इसने कन्नौज के थानेश्वर में, इसी के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ, ये सब आप लिख देंगे। अब मेन बॉडी में जो आपका क्वेश्चन पूछा है कि इसको अंतिम हिंदू शासक क्यों मानेंगे, शासक क्यों कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन का सब पॉइंट है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस सब पॉइंट को लिख लेंगे और इसका एक पहले डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम में क्या डालिएगा, राजनीतिक का पॉलिटिकल एस्पेक्ट के कारण क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट था, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट यानी प्रशासन के क्या प्रशासनिक एस्पेक्ट था उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद धार्मिक जो कैसा था, सहिष्णु था ना सहिष्णु था, उसके बारे में लिखेंगे। इसकी विदेश नीति क्या थी वो लिखना है आपको, ठीक है। इसको पहले एक बार आप ये लिख लीजिएगा, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। फिर लोक कल्याण ये क्या कहते, पब्लिक वेल्थ क्या किए थे, और ये आपको लिखना है।
अब हम इसका एक टॉपिक, सब टॉपिक को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये 5 टॉपिक है, तो पहला टॉपिक है आपका राजनीतिक एक्सपेक्ट। राजनीतिक क्या कारण रहा होगा कि इसको महान हिंदू शासक बोला गया लास्ट में। अब जैसे गुप्त काल हुआ, तो गुप्त काल में लगभग साम्राज्य विखंडित हो गया था, तो गुप्त यहाँ लिख दीजिए, गुप्त काल के विखंडित साम्राज्य को एकीकृत मंच प्रदान किए, एकीकृत मंच प्रदान किया। ये लिखिएगा राजनीतिक एक्सपेक्ट में आप। अब प्रशासन में क्या लीजिएगा कि ये कुशल प्रशासक था, न्यायप्रिय था। आप इसको मतलब पैराग्राफ में कर लीजिएगा। न्यायप्रिय था, करों का संतुलित आरोपक था, मतलब संतुलित तथा जन कल्याण पे भी फोकस देता था, जन कल्याण या लोक कल्याण। आप अलग से पॉइंट बनाए, फिर भी इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप जानेंगे क्या था मेरा, धार्मिक। तो ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था, यानी कि सर्वधर्म समभाव था इस समय। ये शैव धर्म को भी मानते थे, बौद्ध तथा जैन को भी प्राथमिक देते थे, तीनों को समान संरक्षण देते थे। अब पूछा विदेश नीति, तो विदेश नीति में तो आप जान ही रहे हैं किसी के समय में आया था हेन त्सुआंग। तो हेन त्सुआंग है, यानी कि चीन से बढ़िया संबंध रहा होगा, तो चीन से इसका संबंध बढ़िया था। हेन त्सुआंग आए थे, इसको भी लिख दिए, हेन त्सुआंग आए थे, हेन त्सुआंग का आगमन। इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में भी अपना वृद्धि किए थे। लोक कल्याणकारी कार्य क्या किए थे इसने, लोक कल्याणकारी कार्य क्या किए थे आप वो डालिए इसमें। लोक कल्याणकारी कार्य में धर्मशाला बनवाए थे इसने, धर्मशाला, चिकित्साला मतलब हॉस्पिटल, चिकित्साला, ठीक है। फिर गरीबों को दान सहायता वगैरह लिख दीजिए, गरीब को दान या सहायता। सराय भी बनाए थे बहुत सारे, यानी कि जो विश्राम गृह होता है यात्रियों का, वो भी बनाए थे। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रशासनिक एक्सपेक्ट क्या था, क्योंकि सोच रहा हूँ कि मैं पूरा ही कंप्लीट करा दूँ। तो प्रशासनिक व्यवस्था उस समय कैसी थी, आपको ये जानना है। प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थे। सबसे ऊपर तो राजा रहेंगे, जिसको सम्राट बोलते थे। उसके नीचे आते थे भुक्ति, जिसको हम लोग प्रांत, जैसे ये राजा तो पूरे साम्राज्य को संभाल रहा है, ये प्रांत को संभालते थे। इसके नीचे आते थे विसपति, जो जिला को संभालते थे, ठीक है। और उससे नीचे आते थे आपका पाठक या ग्रामक, जिसको कहते हैं ग्राम को संभालते थे, ठीक है। और प्रशासनिक व्यवस्था में एक और क्लू करके लिखेगा कि योग्य अधिकारी को नियुक्ति का अधिकार, योग्य अधिकारी नियुक्त होते थे उस समय, वो भी आप लिख सकते हैं इसमें। भूमि राजस्व व्यवस्था, इसकी प्रमुख आय का स्रोत था। कानून व्यवस्था सुदृढ़ थी, ठीक है। जनता के प्रति उत्तरदायी था वो, तो ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग लिखते हैं कि अब से सेकंड मतलब प्रश्न का भाग था कि सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं, सब पॉइंट ही बनाते हैं। देखिए, हम PDF तो आपको दे ही देंगे, लेकिन मेरे साथ आप लिखते जाइए, आपको ज़्यादा बढ़िया मतलब फ़ायदा होगा। हर्षकाल की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धि रही है हर्षकाल की, वो जानना है, ठीक है। तो इसमें भी आप डायग्राम बना लीजिए। साहित्य के क्षेत्र में क्या उसका हुआ, तो लिख लीजिए यहाँ साहित्य। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपका हुआ, वो लिख लीजिए। धार्मिक क्या था, वो लिख लीजिए। कला एवं स्थापत्य क्या था, वो लिख लीजिए। संस्कृति में तो सब आएंगे, कला एवं स्थापत्य। ऐसा ही आपका क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है कि एक ही क्वेश्चन में लगभग आपका सब कंप्लीट हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय मामले में क्या थी, वो भी लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय
क्या इसकी एक्सपेक्ट था वो लिख लीजिए। अब इसको डिफाइन कर देते हैं हम। पहला क्या था आपका? साहित्य। तो 1 नंबर आपका था, यहाँ लिख लेना सब टॉपिक में साहित्य। ठीक है। साहित्य में क्या था? अब जानते हैं हर्षवर्धन खुद ही एक, हर्षवर्धन स्वयं बेहतर लेखक थे या कवि थे, बेहतर कवि थे, कवि या लेखक थे। अब फिर इसका उदाहरण स्वरूप इसका कुछ बुक का नाम दे देना, जैसे रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। और उसके इसके जो मतलब दरबार में रहते थे, दरबारी कवि कौन कौन थे? दरबारी कवि कौन कौन थे? वान भट्ट की पुस्तक कौन थी? हर्षचरिता। वान भट्ट की हर्षचरित मतलब हर्षवर्धन का चरित्र के बारे में बताया था। कादम्बरी। सब पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा बढ़िया से लिखेंगे। ठीक है। और इसी के में थे आपका मयूर, जो मयूर नाम के दरबारी कवि थे, जो सूर्य शतक लिखे थे। ठीक है। और एक और लिख लीजिए, जयसेन भी इसके दरबारी कवि थे, जो क्या लिखे थे आपका, इसका तो वैसे नहीं है लेकिन विद्वान कवि थे, यहाँ लिख लीजिए। छोड़िए इसको, जयसेन को छोड़ दीजिए आप इस बस, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं जयसेन एक कवि थे, जो दरबारी कवि थे, एक मातंग। ठीक है। इस तरह से आपका साहित्य इसका परचम साहित्य था। अब हम लोग साहित्य के बाद आ जाते हैं। साहित्य के बाद हम लोग दूसरा क्या? शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं क्या इसने योगदान दिया। पता है एशिया उस तत्कालीन समय में एशिया का महान शिक्षा केंद्र था। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। इसमें लगभग 10,000 लड़का पढ़ते थे, 2,000 शिक्षक थे। और शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय का क्या कराया इसने? पुनरुद्धार कराया। पुनरुद्धार पता नहीं गड़बड़ होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक लग रहा है। पुनरुद्धार। और नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन सा विषय क्या पढ़ाया जाता था? दार्शनिक विषय। तो उस समय का तो दर्शन था, तो दर्शन पढ़ा ही जाएगा। ठीक है। दर्शन के बाद है चिकित्सा, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, बौद्ध दर्शन। ठीक है। इसका हर्षवर्धन ने अपनी जो बुक है हैंसवेंग का अपना बुक के बारे में बताता है, नालंदा विश्वविद्यालय की सारी जानकारियाँ भी देता है। अन्य शिक्षा का केंद्र लिख लेते हैं। अन्य केंद्र कौन कौन से थे? अन्य केंद्र में वल्लभी, काशी, तक्षशिला। इस तरह से था आपका साहित्य शिक्षा। अरे हम साहित्य लिख दिए, सॉरी, यहाँ शिक्षा क्रम। शिक्षा करिए। ठीक है। अब तीसरा एक्सपेक्ट क्या था इसका? धार्मिक एक्सपेक्ट क्या था वो लिख लीजिए। तो पता है कि हर्षवर्धन एक सहिष्णु राजा रहे हैं, पर इसने जैसे कि इसने कन्नौज में बनाया एक धर्मसभा बनाया, जिसका अध्यक्ष इसको बनाया था हर्षवर्धन। ये बौद्ध के लिए था। ठीक है। उसी तरह से प्रयाग में महादान किया इसने, और उसमें है कि प्रयाग महामोक्ष किया, जिसमें ये किसके लिए था? शैव धर्म के लिए था। ठीक है। और मतलब इसने सभी धर्म को संरक्षण बराबर, क्योंकि ये धार्मिक सहिष्णु था। ये लिख लीजिए, धार्मिक सहिष्णु था। ठीक है। अब हम लोग चौथा लिखते हैं। इसमें चौथा क्या? कला एवं स्थापत्य।
सांस्कृतिक में सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। साहित्य, शिक्षा, आपके बाद के धर्म, कला एवं स्थापत्य। तो कला एवं स्थापत्य में इसने क्या किया, स्तूप का निर्माण कराया, विहार का निर्माण कराया, मंदिर का निर्माण कराया और इसका का निर्माण एवं संरक्षण दोनों करवाया, ठीक है, निर्माण एवं संरक्षण, ठीक है। बौद्ध, एक्चुअल में ये ह्वेन बौद्ध था, जो कि इसका मेन आदमी ह्वेन ही था, तो इसलिए बौद्ध ज़्यादा दिखता है। पर कांस्य मूर्ति कला, चित्रकला का विकास, लिख दीजिए, चित्रकला एवं कांस्य मूर्तिकला का विकास, मूर्तिकला का विकास, बौद्ध स्थापत्य को विशेष सहायता। अब जैसे कि स्तूप जो है, क्या है कि बौद्ध धर्म का जो मतलब जब अंतिम उसका हो जाता है, मतलब मर जाते हैं, तो उसका एक संग्रह किया जाता है स्तूप में। विहार क्या है, बौद्ध मॉन्क जो होता है, यानी कि भिक्षु होते हैं, उसका रहने का जगह को विहार कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक चल जाते हैं, लास्ट एक्सपेक्ट है इसका, मतलब ये सांस्कृतिक उपलब्धियों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा इसका क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या था। तो ये चीन से तो बढ़िया संबंध रहेगा, क्योंकि ह्वेन थे और वो एक चीनी थे। तो लिख देना यहाँ, चीन के तांग सम्राट से मैत्रीपूर्ण संबंध। इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है आपको, ह्वेन का सी यू की नामक जो पुस्तक है, पुस्तक से मिलती है जानकारी यहाँ से मिलती है। और नालंदा जो बनाया वो एशिया का सांस्कृतिक एवं धार्मिक एवं ज्ञान का केंद्र बनाया। ये आपको डालना। अब थोड़ा सा जब आप डाल दिए तो लगभग क्वेश्चन का सब प्रोस्पेक्टस डाल दिए। अब दो चीज़ डाल दीजिए, सामाजिक और आर्थिक। ह्वेन के अनुसार जो था यहाँ लिख दीजिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब 40 मार्क्स का क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ा सा वर्ड सीमा को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आपको 800-900 वर्ड में लिखना है। आर्थिक जीवन अपने क्वेश्चन के अनुसार, जो आपका क्वेश्चन का डिमांड था, आप दोनों एक्सपेक्ट को लिख दिए, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था, तो ह्वेन के अनुसार, ठीक है। ह्वेन के अनुसार समाज नैतिक एवं अति आदर्शवादी था। मतलब ह्वेन क्या कहते हैं, उनका अपना किताब में लिखे, समाज नैतिक एवं अनुशासित था, चोरियां एकदम नहीं होती थी, अनुशासित था, अपराध एकदम कम था, उत्तम न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था थी। ये बोले तो अति मतलब उसका प्रशंसक था। कृषि समृद्ध था, सिंचाई बेहतर थी, व्यापार एवं शिल्प अपने चरमोत्कर्ष में था। आप ही सोचिए कि जब इतना कुछ होने के बाद अचानक से उस वेम्पायर का उसके बाद कोई उसको अच्छा मतलब शासक नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं इसके खंडन भी है। अब जैसे बोलते हैं कि शिक्षा उत्तम था, महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया थी, महिला मतलब अति प्रशंसक थे, ये सम्मानजनक था, ठीक है। अब हम लोग चल जाते हैं। अब इतिहासकार का मत क्या था, इतिहासकार क्या कहते हैं, इसको आपको डालना है। इतिहासकार इसका क्या कहते हैं, इसके इतिहासकार के मत। अब जैसे V.A. स्मिथ, इसमें डालते हैं 1 नंबर में V.A. स्मिथ क्या कहते हैं कि ये प्राचीन उत्तर भारत का सबसे महान हिंदू सम्राट में एक थे। ये भी स्मिथ साहब बोलते हैं। अब हम लोग चल जाते हैं, रोमिला थापर बोलते हैं। रोमिला थापर
ये इस पे क्रिटिज्म करते हैं कि जैसे इस पे बताया गया है हर्षवर्धन का, वैसा ऐसा नहीं था। जैसे बताया ना कि सांस्कृतिक उपलब्धि इतना थी और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ये था, जैसे कि ये बोलते हैं हर्षा इम्पोर्टेंस लाइज, ये झूठ है। लाइज क्या है? झूठ। मोर इन कल्चर एंड जैसे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब पॉलिटिकल एक्सपेक्ट, इतने जान लीजिए। ठीक है। आरसी मजूमदार क्या कहते हैं? मतलब गुप्ता का ही आरसी मजूमदार कहते हैं कि गुप्त वंश का ही एक, यहाँ लिख देते हैं, गुप्त वंश का ही एक अगला चरण था, यह आधुनिक चरण था, ये भी लिख दीजिए क्या अगला ये आधुनिक चरण था। ठीक है, ये आरसी मजूमदार थे। अब चलिए अब हम लोग इसका निष्कर्ष लिख देते हैं। ठीक है, नहीं इसका थोड़ा सा आलोचना भी लिख देते हैं। ठीक है, इसका आलोचना एक बार लिख देते हैं, आलोचना भी कर देते हैं। क्या आलोचना इसका था? क्योंकि हर्षवर्धन ने, ये हेनसुएंग ने तो इसकी पूरा बढ़िया बता दिया। जब इतना ही था तो ये दक्षिण भारत को पूर्णतः एकीकृत नहीं कर पाया, एकीकृत नहीं कर पाया। सामंतवाद और स्थानीय शक्तियों का उदय जारी रहा। सामंतवाद तथा स्थानीय शक्ति का वर्चस्व रहा, ये लिख दीजिए। ठीक है, अब बताइए कि इतना जब हेनसुएंग ने बोलते हैं तो अंतिम इसका आने वाला योग्य उत्तराधिकारी क्यों नहीं हो पाया? योग्य उत्तराधिकारी का अभाव रहा। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अब इसका कुछ करंट एक्सपेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि करंट में क्या है, करंट भी लिख दीजिए। करंट से अपडेट भी करना, ज़्यादा आपको मार्क्स दे के जाता है 1-2। तो करंट्स में आप इसको एनईपी, आप जैसे प्राचीन में देखिएगा तो नालंदा विश्वविद्यालय तो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्राचीन ज्ञान परंपरा के पुनरुत्थान पर बल दिया गया, तो ये भी एक है। और जो नालंदा में बौद्ध धर्म का है, वो बौद्ध धर्म का सॉफ्ट पावर का कैसे उपयोग करना, वो भी बताया गया। अब G20 जैसा G20 एवं वैश्विक में जो G20 एवं वैश्विक मंचों पर भारतीय बौद्ध संस्कृति को सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा। अभी डाल दीजिए कि यूनेस्को की 45th हेरिटेज साइट में भी सारनाथ की चर्चा। तो ये सब करंट एक्सपेक्ट आप डाल दिए। अब कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूड क्या कीजिएगा कि लिखिए यहाँ, बेशक हेनसुएंग के द्वारा हर्षवर्धन प्राचीन उत्तरी भारत के अंतिम हिंदू सम्राट रहे होंगे, किंतु दक्षिण भारत का
एकी एकी एकीकरण ना कर पाना, सामंतवाद परचम मतलब चरमोत्कर्ष तथा योग्य उत्तराधिकारी की अभाव, इस पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करते हैं। हो गया। तो इस तरह से आप पूरे हर्षवर्धन को लिखेंगे। जैसे कि मैंने हर्षवर्धन में क्या क्या लिखा, पहले आपका बता दिया कि गुप्त का कैसे ध्वंस पे ये इसका उदय हुआ, और उदय कौन किए, पुष्यभूति वर्धन किए, पर इसका जो बड़ा रूप दिए चरमोत्कर्ष कब रहा, हर्षवर्धन के समय में रहा। तो इसका जो साहित्य, संस्कृति, साहित्य, धर्म, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक नई ऊंचाई पे पड़ा। एक मैप बना के आप उसकी राजधानी वगैरह, उसके समाज विस्तार को दर्शा दिए। अब इसको हम अंतिम हिंदू शासक क्यों माना जाता है, तो उसमें आप डाल दिए राजनीतिक एक्सपेक्ट, प्रशासनिक एक्सपेक्ट, धार्मिक, स्वदेशी और लोक कल्याण, और सारे को डिफाइन कर दिए। अब प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है वो आप सारा डाल दिए। अब कह रहा है कि हर्षवर्धन की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, तो साहित्यिक क्षेत्र में क्या उपलब्धियाँ हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धियाँ हैं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। धार्मिक क्षेत्र में क्या उपलब्धियाँ हैं, कला में, स्थापत्य में क्या उपलब्धियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियाँ क्या है, आपने सारा उसको डिफाइन कर दिया। मैं पॉइंट पे लिखा हूँ, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इतिहासकार का मत भी बता दे। जैसे वी.एन. स्मिथ बोलते हैं कि हाँ हिंदू अंतिम हिंदू सम्राट है, रोमिला थापर बोलते हैं कि नहीं ये एक झूठ है, दोनों के बीच में मिलता जुलता नहीं है। फिर हम इसका आलोचना भी कर दिए, और फिर उसको करंट से अपडेट भी कर दिए, और फिर कंक्लूड भी कर दिए, जिसमें कि हम ये दिखाएं कि कुछ मतलब इतिहासकार हिंदू सम्राट मानते हैं इसको, पर किंतु दक्षिण भारत में यहाँ पर वी.ए. स्मिथ लिखते, बेशक वी.ए. स्मिथ ये के द्वारा ये ठीक है, ये सामंतवाद मानते हैं। इस तरह से आपका आज का हर्षवर्धन का क्लासेस ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया जेपीएससी मेंस में, पर उम्मीद है कि इस साल जो 3 एग्ज़ाम है उसमें एक एग्ज़ाम में ये देखने को भी मिल सकता है। चलिए ठीक है, आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है हमारे, इसका पीडीएफ का लिंक जो है टेलीग्राम में मिलेगा, आर के क्लासेस जेपीएससी एंड जेएसएससी, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अबाउट सेक्शन में मिलेगा। थैंक यू, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।